बेसिक कंसेप्ट में ये सब मेजरमेंट से सब लोग देख चुके हैं। अब जो हम लोग करेंगे वो है एटम। एटम डाल्टन ने एटम के बारे में बहुत कुछ बता तो दिया। डाल्टन ने एटम के बारे में बहुत कुछ बता दिया। अब डाल्टन ने एटम के बारे में जो बताया, अब उस एटम का मेजरमेंट करना है मोल्स के अंदर, उस एटम्स को मेजर करना है। तो उसके बारे में और बहुत सारी चीज हमें आगे जानना है। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक होगा एटम के बारे में, हमें क्या क्या चीजें और जानना है। सबसे पहला चीज है एटॉमिक मास। एटम का मास, इसको हम अभी पहला टॉपिक लिए। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास या किसी को हम एटॉमिक वेट भी बोलते हैं। मास या वेट एक ही। केमिस्ट्री में एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट हो, वेट हो या मास हो, केमिस्ट्री के अंदर दोनों सेम है। क्या होता है एटॉमिक मास? एक एटम के वेट को, इसका मतलब वेट ऑफ एन एटम कर सकते हैं एटॉमिक मास। जब वेट ऑफ एन एटम कहेंगे तो एटॉमिक मास का यूनिट ग्राम होगा या किलोग्राम होगा। अगर हम वेट ऑफ एन एटम कर रहे हैं तो क्या एटॉमिक मास का यूनिट वेट का यूनिट होगा ग्राम या किलोग्राम या नहीं होगा, कुछ और होगा? यू होगा, एमयू होगा, क्या होगा? एमयू। एटॉमिक मास का यूनिट क्या होगा? एमयू। ग्राम भी हो सकता है क्या? ग्राम भी हो सकता है। इसका तो वेट ऑफ एन एटम है, वेट ऑफ एन एटम है। एटॉमिक मास का वेट ऑफ एन एटम है कार्बन। मेरा क्वेश्चन है कि एटॉमिक मास क्या मास है वर्सेस मास? हम मास और एटॉमिक मास में अंतर जानते हैं। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मास एंड एटॉमिक मास? अगर कोई अंतर नहीं, इस वक्त एटॉमिक मास का यूनिट ग्राम, मास का यूनिट ग्राम। अगर मास को ग्राम में लेंगे तो एटॉमिक मास को ग्राम में लेंगे। कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो एटॉमिक मास कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में देखते हैं, 13 के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं, 14 के रिस्पेक्ट में। क्यों क्यों नहीं देख सकते? तो अभी इस बेसिक को समझिए, ये बेसिक चीज है। अगर ये समझ में आ गया तो मोल में बहुत सारी चीज आपको आसान लगेगा। ठीक है, तो जो चीज हम बताने जा रहे हैं आप उसको ध्यान से सुनेंगे, कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन अगर हुआ तब फिर पूरे मोल में आप रट गए, दिक्कत होगी। एटॉमिक मास और मास तो अलग अलग चीज है। एटॉमिक मास और मास तो अलग अलग चीज। क्या है एटॉमिक मास? एटॉमिक मास एक रिलेटिव मास है। एटॉमिक मास एक रिलेटिव मास है, इसलिए इसको रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोल देते हैं। कहीं पे रिलेटिव एटॉमिक मास लिखा रहता है, कहीं पे एटॉमिक मास, बट बोथ हम यहाँ पर एटॉमिक मास का मतलब क्या लेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट मास नहीं। किसी भी एटम का एब्सोल्यूट मास नहीं है, हम रिलेटिव मास लेते हैं। अब रिलेटिव किसी के रिलेटिव लेंगे तो एक रेफरेंस लेना होगा, और रेफरेंस में कार्बन 12 को लिया गया। क्वेश्चन सिर्फ कार्बन 12 के रिलेटिव ही हम डिफाइन कर सकते हैं तो नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रिलेटिव मास किसी के रिलेटिव भी हम निकाल सकते हैं। कार्बन 12 के रिलेटिव निकाल सकते हैं, कार्बन 13 के रिलेटिव निकाल सकते हैं, कार्बन 14 के रिलेटिव निकाल सकते हैं, किसी और के रिलेटिव निकाल सकते हैं। बट निकाला जो गया है वो किसके रिलेटिव? 12 के रिस्पेक्ट में 12 के रिलेटिव निकाला गया, लेकिन निकाला जा सकता है किसी के भी रिलेटिव। अब जो डेफिनेशन होता है वो स्टैंडर्ड होता है, इसलिए हम एक तरह से डिफाइन करते हैं, बट उस डेफिनेशन का मतलब सिर्फ वही होगा ऐसा कतई नहीं है। तो एटॉमिक मास को हम डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12। बस क्वेश्चन अगर हो कि क्या कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में
हाँ किसी और के रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे तो क्या चेंज होगा ये हमें देखना पड़ेगा। चेंज तो होना है बट चेंज क्या होगा वो हमें जानकारी होनी चाहिए। तो अब एटॉमिक मास क्या है? इट इज defined as the mass of an atom. Mass of an atom. अब बोल रहे हैं it is defined as mass of an atom, लेकिन mass of an atom नहीं, mass of an atom with respect to mass of 1/12 of mass of C12 आइसोटोप के मास के 12वें भाग के रेस्पेक्ट में किसी भी एटम का मास क्या होगा? एटॉमिक मास हो। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ एन एटम विद रिस्पेक्ट टू 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 आइसोटोप्स। दैट इज अगर हम इसको लिखना चाहें कि एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम बाय किसके रेस्पेक्ट में? कार्बन 12 के मास के 12वें भाग के रेस्पेक्ट में 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 आइसोटोप। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है जब ये मास बाय मास है, क्या है ये? मास बाय मास, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। अब आप ये देख पा रहे हैं कि एटॉमिक मास का तो फॉर्मूला ही हो गया, बट एक्चुअल में एटॉमिक मास के बारे में हम क्या कहते हैं कि एक रिलेटिव मास है, क्योंकि ये मास और मास का रेशियो है, मास और मास का रेशियो है। इट इज अ रिलेटिव मास। एटॉमिक मास क्या है? इट इज अ रिलेटिव मास। एटॉमिक मास इज अ रिलेटिव मास। अब यहां पर किसके रिलेटिव है? कार्बन 12 के आइसोटोप के 12वें भाग के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, लेकिन हम यहां कार्बन 13 लेना चाहे 13 ले सकते हैं, कार्बन 14 लेना चाहे 14 ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कार्बन 12 ही लिया जा सकता है और कोई नहीं लिया जा सकता है। कार्बन यहां पर 12 के रिस्पेक्ट में लिए हैं, 13 के रिस्पेक्ट में ले सकते हैं, 14 के रिस्पेक्ट में ले सकते हैं। रिलेटिव है, रिलेटिव किसी के रिलेटिव ले सकते हैं, बट स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है उसमें सब कुछ तो नहीं ले सकते, इसलिए हमने यहां पर 12 को लिया है। कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में एटॉमिक मास को डिफाइन किया है। अब ये क्वेश्चन है कि एटॉमिक मास रिलेटिव मास है तो क्या इसको रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं? बोलते हैं, इसको हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं। इसलिए दो चीज है, अगर दोनों को आप एक ही समझेंगे, एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास दोनों एक ही है। इसी को हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहीं पर लिखा हुआ पाते हैं। मतलब एटॉमिक मास का मतलब ही है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक, और क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास? यू, mu, ग्राम, तो आंसर इज नो। ग्राम, आंसर इज नो। मोल ग्राम नहीं, ये भी रिलेटिव मास रिलेटिव क्वांटिटी का यूनिट नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होगा। जब हमने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि ये एटॉमिक मास रिलेटिव मास है, तो मास बाय मास का यूनिट अगर आप ग्राम में लेते हैं, इसका भी यूनिट ग्राम में लेंगे तो मास ग्राम बाय ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिटलेस हो जाएगा। एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होगा। एटॉमिक मास का कोई यूनिट, क्योंकि हमने स्पष्ट किया कि एटॉमिक मास रिलेटिव मास है, और रिलेटिव मास किसी के रिलेटिव किसी का मास का क्या यूनिट होगा? इसका मास है 10 ग्राम और इसका मास है 40 ग्राम। ठीक, इसके रिलेटिव इसका मास 4 है, 4 है, मतलब रिलेटिव मास 4। ये इसका 4 गुना है। कितना गुना? 4 गुना, 4 टाइम्स। ये 10 है और ये 40 ग्राम। ये 10 ग्राम, ये 40 ग्राम। तो रिलेटिव
4 ग्राम बोलेंगे? नहीं। 4 किलोग्राम बोलेंगे? नहीं। 4 यू बोलेंगे? नहीं। ओनली फोर्स, क्योंकि ये मास बाई मास है, मास बाई मास है, और मास बाई मास का कोई यूनिट नहीं होगा। दैट्स व्हाई एटॉमिक मास हैज नो यूनिट। देखिए, एटॉमिक मास हैज नो यूनिट। ये सभी एटॉमिक मास है जिसका कोई यूनिट नहीं है। एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि एटॉमिक मास को हमने क्या लिया? रिलेटिव मास, रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मास, और रिलेटिव मास का कोई यूनिट नहीं। क्वेश्चन है कि यू लिखते क्या है? यू क्यों लिखते हैं? पहले यू क्या होता है? ये यू क्या है? कुछ तो होगा। अब यू को समझने के लिए फिर आप एक आंसर सोचिए। इसका मास है 10 ग्राम, इसका मास है 10 ग्राम, इसका मास है 40 ग्राम, इसका मास है 100 ग्राम। ये 3 मास हमने लिया है, 10 ग्राम, 40 ग्राम, 100 ग्राम। और किसी आपका मास कैलकुलेट कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में। मान लीजिए आपका मास है, ठीक है, 40 या 40 किलोग्राम, ठीक। 40 किलो मतलब कितना ग्राम? कितना ग्राम? 4000 ग्राम। 4000 4000 40,000 ग्राम, 40,000 ग्राम। अब हम कहें कि 40,000 ग्राम जो आपका मास है वो इसके रेस्पेक्ट में 10 ग्राम के रेस्पेक्ट में कितना टाइम्स हुआ? 4000 टाइम्स। 4000 टाइम्स। इसके रेस्पेक्ट में कितना टाइम्स हुआ? 10,000 टाइम्स, 1000 टाइम्स। और इसके रेस्पेक्ट में कितना टाइम्स हुआ? ये कितना केजी था? 100 ग्राम था। इसके रेस्पेक्ट में कितना था? ये तीनों वैल्यू अलग अलग देगा। चलिए, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, तीनों वैल्यू अलग अलग देगा। चलिए, हम अब ऐसा करते हैं, इसको ले लेते हैं ग्राम में और इसको ले लेते हैं किलोग्राम में। तो क्या इसके रेस्पेक्ट में भी हम बता सकते हैं किसी और को? इस किलोग्राम के रेस्पेक्ट में ये कितना गुना है और इस ग्राम के रेस्पेक्ट में ये कितना टाइम्स है, ये भी बोल सकते हैं। किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, पाउंड, ये जितने भी यूनिट्स है मास का यूनिट, मास का यूनिट है। लेकिन इसी कंपाउंड को, इसी एक कंपाउंड को मान लीजिए हम ग्राम में बोले और इसी को किलोग्राम में बोले, तो दोनों सही होगा या नहीं होगा? दोनों सही। अगर हम इसको कहते हैं कि ये 1 किलो है और हम बोल रहे हैं कि नहीं 1000 ग्राम है, क्या दोनों सेम है या मास का यूनिट ग्राम भी हो सकता है और किलोग्राम भी हो सकता है। उसी तरह से एटॉमिक मास को, ठीक है,
तरह से एक बहुत छोटा यूनिट, क्योंकि एटम का साइज बहुत छोटा होता है, तो उसको मेजर करने के लिए हम एक नया यूनिट इंट्रोड्यूस किए और उस यूनिट को बोलते हैं यू या AMU। लाइक ग्राम, लाइक किलोग्राम एक यूनिट है, एक और यूनिट आया, एक नया टर्म आया मेजरमेंट में जिसको हम नाम दिए यू। और यू ही क्यों? क्योंकि एटम को किसने दिया? डाल्टन ने। एटम के बारे में डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन को एटॉमिक थ्योरी का फादर बोला जाता है, डाल्टन को एटॉमिक थ्योरी का फादर बोला जाता है। और डाल्टन के नाम पर ही ये यू आया। इस यू को बोलते हैं, एक नया टर्म हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यू, या इसे बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या इसे को बोलते हैं डाल्टन। दिस इज डाल्टन यू, यूनिफाइड मास। यू क्या है? यूनिफाइड मास। यू बोले तो यूनिफाइड मास। यू भी जिस तरह से ग्राम किलोग्राम मेजर करने के लिए, मास को मेजर करने के लिए ग्राम और किलोग्राम को यूज करते हैं, उसी तरह से स्मॉल सब्सटेंस लाइक एटम को मेजर करने के लिए एक नया यूनिट आया, जिस यूनिट को बोला गया AMU या डाल्टन। इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। यह भी उसी तरह से ग्राम किलोग्राम की तरह ही एक मेजरमेंट का इस्तेमाल किया गया यूनिट है। क्योंकि एटम का साइज बहुत छोटा है तो उसका मास बहुत कम होगा, तो बहुत कम को मेजर करने के लिए एक छोटा यूनिट निकाला गया और वह छोटा यूनिट यूनिफाइड मास बोला गया। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। इसको ऐसे समझे कि मान लीजिए आपका मास है 40 किलो, आप 40 केजी के, अगर आपको 40 किलो बोले या 40,000 ग्राम बोले या 4 करोड़ मिलीग्राम बोले, 4 करोड़ मिलीग्राम, क्या सभी एक ही है कि अलग अलग है? सभी एक ही है, अलग अलग है? सोच के करते हैं। 4 करोड़ मिलीग्राम, 4,000 ग्राम, 40 किलोग्राम, ऑल द 3 आर सेम। ऐसे बहुत सारे और भी यूनिट हो सकता है। अब हम बोलते हैं कि आप 40 किलो के हैं, सुनने में आपको अच्छा लगा। आप बोलते हैं आप 40,000 ग्राम के हैं, सुनने में पहले से और अच्छा लगा कि थोड़ा सा ऑकवर्ड फील किए। और अब आपको बोलते हैं आप 4 करोड़ मिलीग्राम के हैं, सबसे मजा किसमें आ रहा है? नहीं मजा नहीं, गुस्सा आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? 4 करोड़ मिलीग्राम, क्या जरूरी इतना बड़ा चढ़ा के बोलने का? नहीं, बढ़ा चढ़ा के बोलने का, लेकिन बड़ा चढ़ा के नहीं बोल, वही चीज को बोल रहे हैं। आप 4 करोड़ मिलीग्राम के हैं, 4 करोड़ मिलीग्राम के हैं, आप 4 करोड़ मिलीग्राम के हैं और 40 किलो के हैं, 40 किलो के, 4 करोड़ मिलीग्राम के। लगा कुछ ज्यादा बड़ा यूनिट हम इस्तेमाल कर, क्योंकि आप बड़े हैं तो आपके लिए बड़ा यूनिट आसान लगता है सुनना, छोटा यूनिट मुश्किल लगता है सुनना। तो एटम को भी तो ऐसा ही होगा। एटम को अगर ग्राम है, जिस एटम को हम देख नहीं सकते हैं, जिस एटम को आप देख नहीं सकते हैं, उस एटम को ग्राम में बोले तो ग्राम तो बड़ा यूनिट है। 1 ग्राम दिखता है, 1 ग्राम दिखता है, 2 ग्राम दिखता है, ग्राम बड़ा यूनिट है और एटम बहुत छोटा है। तो जिस तरह से आपके मास को अगर मिलीग्राम या और भी छोटा यूनिट में बोले तो आप ऑकवर्ड फील कर सकते हैं, तो एटम भी तो कर रहा होगा नहीं? जासूस के एटम के साथ तो यही हो रहा होगा। तो उसके लिए एक नया यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया और उस यूनिट को बोला गया यूनिफाइड मास। जो छोटा है तो उसके लिए उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक छोटा यूनिट को लाया गया और वह यूनिट है यू।
1000 मिलीग्राम होगा। तो इस ग्राम और किलोग्राम में रिलेशन है, इस मिलीग्राम और ग्राम में रिलेशन है, इस किलोग्राम और ग्राम में रिलेशन है, वैसे ही यू और ग्राम में रिलेशन हो, क्योंकि दोनों मास को मेजर करता है, दोनों मास को मेजर करता है। तो मास को मेजर करने के लिए, मास को मेजर करने के लिए यहाँ पर एक नया यूनिट को इंट्रोड्यूस किया गया। मास को मेजर करने के लिए एक नया यूनिट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको यू यूनिफाइड मास या एमयू एटॉमिक मास यूनिट या इसको डाल्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाल्टन बोलते हैं। अब ये जो यू है, ये चूंकि छोटा यूनिट है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ग्राम में तो ग्राम में भी कर सकते हैं, किलोग्राम में तो किलोग्राम में भी कर सकते हैं। तो 1U बेसिकली 1 by एवोगाड्रोस नंबर ग्राम होता है। 1U 1 by एवोगाड्रोस नंबर। अब ये एवोगाड्रोस नंबर क्या है, देखेंगे इसको। ये एवोगाड्रोस नंबर क्या है? तो 1U 1 by 6.022 into 10 to the power 23 ग्राम होता है। क्या होता है? ग्राम होता है। और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1U 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम, -24 ग्राम, या इसी को किलोग्राम में लेकर 1.66 into 10 to the power -27 किलोग्राम। अब देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि जो हमने यूज किया ग्राम, यू के रिस्पेक्ट में काफी छोटा है कि नहीं? आपको ने एक कंसेप्ट बताया था, आप सोच करके देखिए कि यू और ग्राम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना छोटा है, दोनों के बीच का रिलेशन। यू और ग्राम में उतना ही डिफरेंस है जितना डिफरेंस वन और इसमें है। क्योंकि ये क्या है, ये जो 1 हम यहाँ देख रहे हैं, ये 1 क्या है? बड़ा यूनिट है, ये लार्ज है, लार्ज है। और ये जो 1 by एवोगाड्रोस नंबर है, ये बहुत छोटा है, ये लार्ज है, ये क्या है? वेरी वेरी स्मॉल। तो ऑब्वियस है कि वेरी वेरी स्मॉल के साथ जो होगा, ये है लार्ज, ये है स्मॉल, ये है स्मॉल, ये है लार्ज। बट लार्ज में भी एक बड़ा लार्ज, स्मॉल में भी एक बड़ा स्मॉल। तो बड़ा स्मॉल कौन सा है? लार्ज इनटू वेरी वेरी स्मॉल। तो बड़ा स्मॉल, और यहाँ पर क्या है? ये वेरी वेरी लार्ज है। इस बात हम क्या देख रहे हैं कि एक वैल्यू तो हमने यू को लाया, वह यू इस ग्राम के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, नहीं बहुत छोटा है, लेकिन दोनों क्या करता है? दोनों मास को मेजर करता है। मास को ये भी मेजर करता है, मास को ग्राम में मेजर करता है, मास को किलोग्राम में मेजर करता है। अब अगर हम कहें कि मास ऑफ एन एटम, अगर हम कहें मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 U। हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1.008 U है। और हम बोले हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1.008 into 1 by इतना लिखिए 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम है। तो अब जरा सोच करके देखिए कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू बहुत छोटा होगा, लेकिन ग्राम में बोल रहा पड़ा, तो इतना ग्राम बोले ये ज्यादा एटम के लिए सुटेबल लग रहा है, मतलब और ये लिखना ज्यादा सही लगता है। जिस तरह से आपके लिए 40 किलो सुनना आसान था, 4 करोड़ मिलीग्राम नहीं, जबकि वैल्यू दोनों सेम है। उसी तरह से एटम के लिए 1.008 U सुनना आसान है, इतना ग्राम बोलना नहीं, बट दोनों वैल्यू क्या है? सेम है। ये दोनों बराबर है, आप इसको U में लिखे या ग्राम में लिखे, दोनों वैल्यू सेम है। इवन इसको किलोग्राम में भी लिखे तो दिक्कत नहीं है। 1.008 into 1.66 into 10 to the power -27 kg, वो भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लाइक ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बट हम यूज यहाँ करते हैं
तो यहाँ यूज करते हैं यू। तो यू बेसिकली एक एडिशनल स्मॉल यूनिट है जो कि मास को मेजर करने के लिए, और किसके मास को? एटम के मास को। मास ऑफ एन एटम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया गया यूनिट है यूनिफाइड मास यू, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड डाल्टन। ठीक, यूनिफाइड मास डाल्टन, यू, एमयू एटॉमिक मास यूनिट, all are same, all are same। अब अगर हम इसके आधार पर लिखें तो यहाँ पर हम लिखें दैट इज फॉर एग्जांपल मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ एन एटम ऑफ हीलियम, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ एन एटम ऑफ नाइट्रोजन, mass of an atom of oxygen, mass of an atom of sodium, the mass of an atom of iron। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? बोलिए। इसका 1u, 4u, 12u, 14u, 16u, 23u, 56u। अब इससे थोड़ी देर पहले आप बोले एटॉमिक मास यू है, 12u कार्बन का एटॉमिक मास 12u, एटॉमिक मास 12 है, एटॉमिक मास 12, दोनों में अंतर है, अंतर है। एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन का यूनिट है, जो मास का यूनिट ग्राम में हो सकता है, यू में हो सकता है, किलोग्राम में हो सकता है, मतलब यूनिट है, और है तो वो क्या है? एटॉमिक मास नहीं है, मास है। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो दो चीजें अपने आप सीखे, एटॉमिक मास और मास ऑफ एन एटम। एटॉमिक मास जो रिलेटिव मास है जिसका कोई यूनिट नहीं है, और मास ऑफ एन एटम मास है जिसका यूनिट है, उसका यूनिट यू, एमयू या डाल्टन। ये मास कैसे निकालें? अभी देखते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए ये कैसे निकाला और कैसे मान लें कि यही है, कैसे मान लें? बिना मानेंगे चेक। तो ये आपको बताएंगे कि अभी एटॉमिक मास क्या लिखे थे? एटॉमिक मास क्या लिखे थे? एटॉमिक मास हमने लिखा था मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम अब बाय मास ऑफ 1/12 ऑफ C12 आइसोटोप, ठीक है? मास ऑफ 1/12 ऑफ या 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 आइसोटोप, यही था क्या? मास ऑफ 1/12 ऑफ C12 आइसोटोप या C12 आइसोटोप के मास के 12वें भाग। बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली 1u है। इसी को क्या कहेंगे? मास ऑफ 1/12 ऑफ C12 इज 1u। बेसिकली ये क्या है? 1u है। इसी को यूनिफाइड मास बोला गया है। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो मास ऑफ एन एटम क्या हो जाएगा? मास ऑफ एन एटम क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास इनटू 1/12 ऑफ मास ऑफ C12, जिसको क्या कहें? 1u। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? एटॉमिक मास u, एटॉमिक मास u। इसका मतलब एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं था, एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं था, लेकिन मास का यूनिट है, मास का यूनिट है। तो अब मास ऑफ एन एटम, एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं है, उसके साथ में u उस मास का यूनिट है, तो हम कह सकते हैं मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन व्हिच हैज नो यूनिट व्हिच इज इक्वल टू 12। मास का यूनिट u है तो 12u हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम इसी के आधार पर कह सकते हैं कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम into 1u। और this is nothing but
27 जिसका कोई यूनिट नहीं है, तो ये एटॉमिक मास है इनटू 1 U which is 27 U। तो किसके रिलेटिव हम निकाल रहे हैं, तो इसके रिलेटिव निकाल रहे हैं हम। इसके रिलेटिव किसी का मास ले रहे हैं, इसके रिलेटिव किसी का मास ले रहे हैं। ये रिलेटिव मास अलग-अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता, अलग-अलग हो सकता है। हमने कार्बन 12 के 12वें भाग के मास के रिस्पेक्ट में लिया, जिसको हम 1U कहते हैं। इस 1U के रिस्पेक्ट में कार्बन का मास या किसी भी एटम का, एक एटम का मास कितना टाइम्स है, यही तो रेशियो है, यही रिलेटिव एटॉमिक मास है। आया समझ? ठीक, देखिए ये लिख चुके हैं। अब नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास क्या है? ग्राम एटॉमिक मास GA। एटॉमिक मास जिसका कोई यूनिट नहीं है, अगर इसको एटॉमिक मास जिसका कोई यूनिट नहीं है, अगर इसको ग्राम में व्यक्त करें, ग्राम में लिखें, तो यह ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। When atomic mass is measured in terms of gram, then it is said to be gram atomic mass. Atomic mass को ग्राम में लिखें, लिख दें, तो वो क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। वो उसका एटॉमिक मास नहीं रहेगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। उसका मास ऑफ एटम नहीं रहेगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है? When atomic mass is measured in gram, measured in gram, then it is said to be, then it is said to be, said to be gram atomic mass, gram atomic mass, said to be gram atomic mass। For example, अगर हम कहें ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1.008 ग्राम, या इसी को 1 ग्राम कहते हैं। 1 ग्राम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नहीं है, मास ऑफ एन एटम नहीं है, क्या ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास which is different from atomic mass as well as mass of an atom। ये दोनों से अलग चीज तीसरा टर्म है, ये थर्ड टर्म हमने इंट्रोड्यूस किया। पहला टर्म एटॉमिक मास, दूसरा टर्म मास ऑफ एन एटम, और तीसरा टर्म ग्राम एटॉमिक मास। अभी तक आप 3 टर्म सुने। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 4 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन 36 ग्राम। मतलब एटॉमिक मास को अगर ग्राम में लिखते तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। एटॉमिक मास हो जाएगा। अभी तक जो पढ़े उसके आधार पर मैं 2 क्वेश्चन देखते कि ये अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इसी को समझेंगे। 3 चीज को पहले अच्छे से समझिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो तीनों में अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी क्लियर है वो देखते हैं। ठीक,
तो मान लीजिए हमने एक क्लोरीन लिया और क्लोरीन के लिए हम कुछ डाटा लिख रहे हैं। अब ये पता नहीं कि क्या लिखा हुआ है या आपको बताना है। हमने कुछ डाटा क्लोरीन के रिगार्डिंग लिखा। क्लोरीन का 35.5 ग्राम, क्लोरीन के लिए लिखा 35.5 U 35.5 कुछ वैल्यूज हमने लिया है, आपको बताना है कि क्लोरीन के लिए क्या लिया हुआ है। क्लोरीन के लिए जो 4 वैल्यू हमने दिया, ये 4 वैल्यू क्या है, और एक क्लोरीन के रिगार्डिंग हमने एक ऐसा ही कोई वैल्यू ले लिया, कोई सैम ले लिया, ठीक है, 4000 ग्राम मान लीजिए ऐसे, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, x ग्राम, y ग्राम, z ग्राम, कुछ भी हो सकता है। ये 4000 ग्राम हो गया, यहाँ पर हम x ग्राम लेते हैं, x ग्राम क्लोरीन, एक वैल्यू ये भी दिया हुआ है जो अभी आप नहीं पढ़े बट हमने इसको डाल दिया। x ग्राम, 4000 ग्राम, 4 किलोग्राम, कुछ भी ऐसा क्लोरीन के संदर्भ में दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि ये जो सभी वैल्यूज दिए हुए हैं वो किसको बताता है, वन चांस ऑनली, ठीक। चलिए एक एक करके बताते हैं। क्लोरीन के लिए 35.5 ग्राम क्या है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन है। क्लोरीन के लिए 35.5 U क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ क्लोरीन है, मास ऑफ वन एटम ऑफ क्लोरीन है। 35.5 क्या है, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन है। 35.5 बाय कार्टस नंबर ग्राम क्या है, ग्राम एटॉमिक मास तो ग्राम में है, लेकिन 35.5 को ग्राम में लिखेंगे तो या 35.5 में Na को ग्राम में लिखेंगे तो दोनों अलग-अलग चीज है, दोनों अलग-अलग चीज है। हमको पता है क्या गलती करेंगे। हमने कहा एटॉमिक मास 35.5 है, अगर उसको ग्राम में लिखेंगे तो ये ग्राम एटॉमिक मास ना, 35.5 जो कि एटॉमिक मास है उसको ग्राम में लिखेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास ना, 35.5 बाय Na ग्राम सर वो मास आ जाएगा ना 1.66 वाला मास आ जाएगा। हमें ये जानना है कि ये जो लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या है। सेकेंड और फोर्थ में कोई अंतर नहीं, सेकेंड और फोर्थ में कोई अंतर नहीं, आप देख सकते हैं सेकेंड और फोर्थ में कोई अंतर नहीं। 1 U को हमने इतना ग्राम लिखा, 1 U को इतना ग्राम लिखा, तो U भी मास ऑफ एन एटम के लिए यूज किया गया है, ग्राम भी मास ऑफ एन एटम के लिए यूज किया गया है, किलोग्राम भी मास ऑफ एन एटम के लिए यूज किया गया है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली मास ऑफ एन एटम ऑफ एन क्लोरीन है, ग्राम एटॉमिक मास ना है। ग्राम एटॉमिक मास 35.5 is different from 35.5 by Na, both are not same, both are different। और जब दो डिफरेंट है तो उसको भी हम नहीं कहें, इसको भी यही कहें, हाउ इज इट पॉसिबल। इसका मतलब कि ये दो अलग-अलग चीज है। हाँ, ये वही चीज है जो ये है, क्योंकि 35.5 U जिसको हमने ग्राम में लिखा तो ये हो गया 35.5 into 1 U या 35.5 into 1 by एवोगाड्रोस नंबर ग्राम, और इसी को हमने लिख दिया है 35.5 by Na ग्राम। बहुत हर्ष आप 40 किलो के हैं या 4 किलो मिलीग्राम के, बात आपकी मास है, बात आपके मास है। तो यहाँ पर भी ये ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन है, ये मास ऑफ एन एटम ऑफ क्लोरीन है, ये एटॉमिक मास ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन है, और ये भी मास ऑफ एन एटम ऑफ क्लोरीन है, मास ऑफ एन एटम
क्या है? ये एटॉमिक मास नहीं है। एटॉमिक मास तो हमने हल कर चुके हैं। कंफ्यूजन यही होता है। जब तक आप यहाँ कंफ्यूज होंगे, मोल में तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए मोल भारी कंसेप्ट क्लियर तभी मोल भारी हो जाता है। आप कंसेप्ट क्लियर रखेंगे, मोल बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत। तो अब 4000 ग्राम हमने जो दिया, x ग्राम हमने सैंपल लिया है, उसके अंदर क्लोरीन x ग्राम सैंपल है, x ग्राम क्लोरीन, y ग्राम क्लोरीन, z ग्राम क्लोरीन, 4 किलो क्लोरीन, 5 किलो क्लोरीन, 5000 किलो क्लोरीन में कितने क्लोरीन है हम ये निकालना है। ये अमाउंट ऑफ क्लोरीन है, ठीक है, अमाउंट ऑफ क्लोरीन है। ये हमने 4 आर्बिट्रेरी कोई वैल्यू ले लिया, तो मेरे पास 4 केजी क्लोरीन है, तो 4 केजी भी हो सकता है, 400 केजी भी हो सकता है, x केजी भी हो सकता है। ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ये क्या है? अमाउंट ऑफ क्लोरीन जो हमने सैंपल के रूप में लिया है, ताकि हम क्वेश्चन कर सके कि बताइए कि इतने ग्राम क्लोरीन में कितने क्लोरीन के एटम्स। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमने ये जो वैल्यू लिया वो इन सबसे डिफरेंट है। अभी तक आप तीन ही चीज पढ़े, एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम, ग्राम ऑफ एटॉमिक मास। तो ये चौथा कोई चीज ऐसा है नहीं, ये बेसिकली हमने अमाउंट लिया है, ये अमाउंट ऑफ क्लोरीन है, अमाउंट ऑफ क्लोरीन है। तो जब भी क्वेश्चन में इस तरह का कोई डाटा जो कि इसके आसपास का कोई वैल्यू ना हो, तो आप सीधा उसको अमाउंट ऑफ क्लोरीन ही समझेंगे, अमाउंट ऑफ क्लोरीन। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत, किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ मेनी chlorine atoms are present? How many chlorine atoms are present? How many chlorine atoms are present in 0.035 gram of chlorine? 0.035 ग्राम ऑफ क्लोरीन के पास क्लोरीन के कितने एटम्स हैं? ऑप्शन ए Na पता है, Na तो पता ही है, वो लाइबस में। ऑप्शन बी Na ऑप्शन सी 100 Na, ऑप्शन डी नॉट। क्लोरीन का एटॉमिक मास आपको पता है कितना है? 35.5 ग्राम। ये एटॉमिक मास कुछ नहीं, 100 N मतलब सी आंसर। एक आंसर है सी, देखते हैं। अब फिर एक कंसेप्ट समझिए। अब इसको समझते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, पहले समझिए। एक मार्कर है, एक मार्कर का मास है 10 ग्राम, कितना? अब पूछा जा रहा है 120 ग्राम में कितने मार्कर, क्या करें? 10 ग्राम एक मार्कर का मास, कितने मार्कर? एक मार्कर। पूछा जा रहा है 120 ग्राम मार्कर में कितने मार्कर होंगे। तो क्या करेंगे? 120 को एक मार्कर के मास से डिवाइड करेंगे, या एक मार्कर के मास को 120 से डिवाइड करेंगे, या 120 को एक मार्कर के मास से मल्टीप्लाई करेंगे, या नन ऑफ दिस, कुछ नहीं करेंगे। ये चार ऑप्शन आपको दिया गया। एक मार्कर का मास है 10 ग्राम, तो 120 ग्राम में कितने मार्कर है ये निकालने के लिए एक मार्कर के मास को 120 से डिवाइड करेंगे? नहीं। 120 ग्राम को एक मार्कर के मास से डिवाइड करेंगे? हाँ। 120 ग्राम को एक मार्कर के मास से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे।
किसको किससे ये भी आपको क्लियर है। अब मार्कर की जगह पे हमने क्लोरीन एटम को ले लिया, जो क्लोरीन एटम आपको नहीं दिख रहा है, तो जब भी आप उसे देखना चाहे तो मार्कर के नजरिए से देखिए। जो आप देख पा रहे हैं वो चीज आप देख रहे हैं, उसको उसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पा रहे हैं, तो इसी की जगह पर आपको रख देना है क्लोरीन का एटम जो नहीं दिख रहा है, और उसको आप फाइंड करने जा रहे हैं। तो ऑब्वियस है जो दिखता नहीं है उसको फाइंड करना मुश्किल, और इसीलिए मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि एटम दिखता नहीं, इलेक्ट्रॉन दिखता नहीं, प्रोटॉन दिखता नहीं, तो हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ना देख पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम देखने की कोशिश कर सकते हैं किसी दृश्य, मतलब जो देखने वाली चीज है उसके रिस्पेक्ट में, तब ये आपको आसान लगेगा। तो अब आप बताइए, क्लोरीन के एक एटम मास ऑफ वन क्लोरीन एटम, वन क्लोरीन एटम आपको पता है कितना, 35.5 ग्राम, 35.5 यू, कुछ नहीं, यू मास जब भी है या तो ग्राम होगा या यू होगा या किलोग्राम होगा ही होगा, क्योंकि मास का यूनिट होता है यू, जो उसके फेवर में, ग्राम जो चाहता नहीं है फिर भी लिख सकते हैं, किलोग्राम बिल्कुल नहीं चाहता फिर भी हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा, या इसी को हम ग्राम में लिख लें तो 35.5/n, राइट, 35.5/n ग्राम इज मास ऑफ एन एटम ऑफ क्लोरीन। अब आपसे पूछा जा रहा है इतने ग्राम में कितने एटम, इतने ग्राम में, इतना ग्राम क्या है, सैंपल है, अमाउंट ये x है, इतने ग्राम ऑफ क्लोरीन में कितने क्लोरीन निकालने के लिए इतने ग्राम को एक क्लोरीन के मास से डिवाइड करेंगे क्या, तो क्या बचेगा, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स in 0.035 ग्राम ऑफ क्लोरीन, दिस इज अमाउंट ऑफ क्लोरीन। इस अमाउंट ऑफ क्लोरीन में कितने क्लोरीन के एटम्स है, यदि एक क्लोरीन के एटम का मास इतना ग्राम है तो क्या करेंगे, 0.035 जो अमाउंट है उसको एक क्लोरीन के एटम के मास से डिवाइड करेंगे, क्लियर, एक क्लोरीन के एटम के मास से डिवाइड करेंगे, 35.5/n ग्राम से डिवाइड करेंगे, तो आप देख सकते हैं ग्राम से कट, तो नंबर का कोई यूनिट होगा क्या, नंबर का यूनिट ग्राम, नंबर का यूनिट यू, नंबर का यूनिट किलोग्राम, क्योंकि अक्सर हम कंफ्यूज होते रहते हैं और करते रहते हैं, जब यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसको स्पष्ट है कि मास का यूनिट ग्राम है, एक एटम के मास का, और अमाउंट जो दिया गया उसका भी ग्राम है, उसका हो गया कट, तो संख्या है और संख्या का कोई यूनिट नहीं होगा, तो अब आप बता सकते हैं 0.035/35.5 into Na, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1000 Na/1000 आएगा, 35.5 आगे पूरा 100 ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, एनसी हो जाएगा और आसान हो जाएगा, नहीं नन ऑफ दिस तो ऐसे भी आना है, नहीं क्या कितना आ जाएगा, सही है, एक बच्चे और तो Na/1000 आंसर हो गया, Na/1000, नन ऑफ दिस आंसर Na/1000, Na की वैल्यू दिया है 6.022 into 10 to the power 20 भी आंसर दे सकते हैं, तो करने का मतलब जो भी हम
और नया टर्म फिर इंट्रोड्यूस करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक वेट क्या है? और एवरेज कब निकालते हैं? जब एक से ज्यादा होगा तब एवरेज की जरूरत, एक ही है तो एवरेज को। इस क्लास में एक ही बच्चा है जिसका मास है 40 किलो। ठीक, इस क्लास में एक ही बच्चा है, उसका मास है 40 किलो। और इस क्लास में 10 बच्चे हैं जिसका मास अलग अलग 40, 20, 30, 25, 60, 100। तो इस क्लासरूम के बच्चों का एवरेज मास फर्स्ट केस कभी ही था जिसका मास 40 था, और दूसरा केस कई सारे थे, 10 थे जिसमें कई सारे मास थे। पहले वाले में एवरेज भी वही होगा और सिंगल भी वही होगा। पहले वाले में एवरेज करने का कोई मतलब बना, लेकिन दूसरे वाले में कई सारे मास है तो वहां एवरेज मास बताएंगे। इस क्लासरूम का एवरेज मास क्या होगा? बच्चों का, क्लासरूम के बच्चों का एवरेज मास क्या होगा? नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे? सबका मास लेंगे और उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे। उसी तरह से अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास को डिफाइन करना हो तो एवरेज एटॉमिक मास कब डिफाइन करेंगे? हमेशा, किसी का भी नहीं, जिसके पास एक से ज्यादा मास होगा, और एक से ज्यादा मास होता जहां पर उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। मतलब एवरेज एटॉमिक मास हर जगह डिफाइन नहीं है। कहां डिफाइन है? इन केस ऑफ आइसोटोप्स, क्योंकि वहां एक से ज्यादा मास है और जहां एक से ज्यादा मास होगा वहां पे एवरेज एटॉमिक मास को हम डिफाइन करेंगे। तो इट इज डिफाइंड for in case of isotopes के केस में एवरेज एटॉमिक मास डिफाइन होगा, हर जगह नहीं, हर जगह नहीं। अब ये क्या होता है? जब एक से ज्यादा मास होगा तो वहां पर एवरेज डिफाइन करेंगे, बट कैसे करेंगे? क्वेश्चन है हाउ। यहां पर तो ठीक 10 बच्चे थे, जब 10 का मास था सबको ऐड किया, 10 से डिवाइड किया, एवरेज मास आ गया। क्या वही काम यहां करेंगे कि कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, 3 आइसोटोप्स हैं। कार्बन के पास 12 है, कार्बन के पास 13 है, कार्बन के पास 14 है, तो कार्बन का एवरेज 12 प्लस 13 प्लस 14 और 3 है, तो 3 से ऐसा ही ना? ऐसा फॉर्मूला तो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? अब ये जो दिया हुआ है ये क्या है? पहले तो ये जान, ये जो दिया हुआ है ये क्या है? ये दिया हुआ मास नंबर है, दिस इज नॉट एटॉमिक मास। अब यहां समझिए, नया चीज आ गया, मास नंबर। A new term is introduced here, which is mass number, which is not atomic mass, but हमें निकालना है एवरेज एटॉमिक मास, और हम यहाँ ले रहे हैं मास नंबर। यहाँ मास था, मास का एवरेज निकालना था, हमने एवरेज कर दिया, लेकिन यहाँ पर मास नहीं है, ये है मास नंबर। दिस इज नॉट एटॉमिक मास, नहीं, ये मास नंबर है। अब मास नंबर है और हमें निकालना है एवरेज एटॉमिक मास, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे, एवरेज करेंगे, तो ये तो हमारा मास
ये जो आइसोटोप्स हैं या नेचर में कितने परसेंट अवेलेबल है, व्हाट इज द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ दीस आइसोटोप्स, परसेंटेज अबंडेंस क्या है नेचर में, अवेलेबिलिटी कितना परसेंट है इसका कितना पाया जाता है, उसके आधार पे हम एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास is summation of isotopic mass, these are mass number, या इसी को बोला जाता है आइसोटोपिक मास। क्या बोला जाता है? आइसोटोप्स का मास which is called आइसोटोपिक मास। कार्बन का 12, 13 और 14 तीन आइसोटोप्स है और ये इसके आइसोटोपिक मास है। क्लोरीन का दो आइसोटोप है, क्लोरीन का 2 आइसोटोप है, क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737। These are the isotopes of chlorine. These are the isotopes of chlorine. These are the isotopes of carbon. इसका मतलब हमें यहाँ पर आइसोटोपिक मास लेना है और उसके साथ उसका परसेंटेज अबंडेंस, आइसोटोपिक मास into percentage abundance by 100. ये आपका फॉर्मूला हो गया एवरेज एटॉमिक मास, आइसोटोपिक मास इनटू परसेंटेज अबंडेंस। परसेंटेज अबंडेंस मतलब नेचर में अवेलेबल है, परसेंटेज अबंडेंस का मतलब है नेचर में कितना परसेंट अवेलेबल है, परसेंटेज अवेलेबिलिटी इन नेचर, नेचर में ये कितना परसेंट पाया जाता है उसके आधार पर हम ये बताएंगे। जैसे को हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं I1 into x plus I2 into 100 minus x by 100। अगर दो आइसोटोप है किसी के दो है तो ये, अगर दो है तो एवरेज एटॉमिक मास हम ये यूज कर सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा है तो दो से ज्यादा है तो फिर इसमें आप यूज कर सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक वेट I1 x plus I2 y I3 z and so on by x plus y plus z plus and so on। और यहाँ ये रिलेशन साथ में है x plus y plus z plus and so on क्या होगा 100। परसेंटेज है, परसेंटेज का सम हमेशा 100 के बराबर का होगा। आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। क्लोरीन के दो आइसोटोप है और दोनों का परसेंटेज है 75 एंड 25%। क्लोरीन के पास समेशन दोनों का प्रोडक्ट करना है, सम करना है। अगर दो ही है तो एक x है तो दूसरा 100 माइनस x। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? दो के लिए, जिसमें दो के लिए हम ये यूज करेंगे। दो से ज्यादा होगा तो ये यूज करेंगे मोर देन 2।
और इसका है परसेंटेज अबंडेंस ऑब्वियसली दो ही है और एक का परसेंटेज 75 है तो दूसरे का 25%। तो पूछा जा रहा है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन क्या हो। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन क्या हो, क्या करेंगे? क्लोरीन ये वाला डिस्कस I1 आइसोटोपिक मास 1 क्या है? आइसोटोपिक मास 1 क्या है? 35 और इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना है? 75 प्लस आइसोटोपिक मास 2 37 इनटू परसेंटेज अबंडेंस 25 75 प्लस 25 100 इसको आप सॉल्व करेंगे 35.5 आएगा। U या ग्राम 100 माइनस हाँ तो 100 माइनस 75 100 माइनस 75 या 25 जरूर ले लेंगे। ठीक तो कितना होगा इसका यूनिट? 2 यूनिट। अगेन एवरेज एटॉमिक मास 2 यूनिट। क्यों लिखा हुआ है? क्यों नहीं लिखा है? ठीक है तो हमें लगता है कि अब आप समझ गए हैं कि ये क्या है एवरेज एटॉमिक मास। जितना टर्म्स आज आपको डिस्कस किए हैं घर पे जाएंगे फिर से पढ़ेंगे ध्यान से पढ़ेंगे अगली क्लास में जब आएंगे तो हर एक टर्म आपको क्लियर होना चाहिए, कहीं कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं रहे। अगर पढ़ो तो अगली क्लास में आते ही ठीक नहीं आप सही से जोड़ हम कैलकुलेट कर देते हैं आज 35 into 75 इक्वल टू ठीक है प्लस कितना है 22625 प्लस कितना है 37 into 25 इक्वल टू प्लस कितना 2625 इक्वल टू बाय एग्जैक्टली 35.5 कैलकुलेटर